हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत के बुक में से चैप्टर 7 कार्मिक प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे पदोन्नति, प्रमोशन कैसे होता है। ब्रिटिश फुलटन कमेटी 1966 से 68 का विचार था कि सेवाओं में पुरुषों और स्त्रियों की पूर्ण क्षमताओं की विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। सही समय पर सही पदोन्नति हो। अर्थ क्या है? एल.डी. वाइट की व्याख्या के अनुसार पदोन्नति मौजूदा पद से ऊंची श्रेणी के पद पर की जाने वाली नियुक्ति है, जिसमें पद में परिवर्तन और आमतौर पर वेतन में बढ़ोतरी के साथ कार्यभार बदलता है और अधिक कठिन प्रकार का कार्य और उत्तरदायित्व निहित होता है। अतः पदोन्नति में शामिल तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? पद में परिवर्तन, पदोन्नति होती है तो हमारे पद में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। छोटे पद पे है तो उच्च बड़े पद पे चले जाते हैं, निचले पद से उच्च पद की ओर। सेकेंड है कार्यभारों में परिवर्तन। अब क्या होता है? कार्यभार जो हमारा काम होता है उसमें भी परिवर्तन। जब पद बदल रहे हैं तो क्या होगा? काम भी बदलेगा। कम कठिन प्रकार के काम से अधिक कठिन प्रकार का काम। थर्ड है उत्तरदायित्वों में परिवर्तन, कम उत्तरदायित्वों से अधिक उत्तरदायित्वों की ओर। फोर्थ है पदवी में परिवर्तन, निचले पदनाम से ऊंचे पदनाम की ओर। फिफ्थ है वेतन में परिवर्तन, कम वेतन से अधिक वेतन की ओर। परंतु सेवा योजक के दृष्टिकोण से पदोन्नति का अर्थ उच्चतर पदों को सार्वजनिक सेवाओं से भीतर के उपयुक्त और अनुभवी लोगों से भरना है। अतः इस अर्थ में पदोन्नति को अप्रत्यक्ष भर्ती या भीतर की भर्ती भी कहा जा सकता है। पदोन्नति का विपरीत पदावनति अर्थ है किसी कर्मचारी को उच्चतर पद से नीचे पद पर गिराना। वास्तव में इस प्रकार का दंड लोक सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर किया जाता है। पदोन्नति के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है निचली श्रेणी से उच्चतर श्रेणी के लिए, जैसे कि कनिष्ठ टाइपिस्ट की वरिष्ठ टाइपिस्ट के लिए। सेकेंड है निचले वर्ग से उच्चतर वर्ग में, जैसे कि लिपिक वर्ग से कार्यकारी वर्ग के लिए। थर्ड है निचली सेवा से उच्चतर सेवा में, जैसे राज्य लोक सेवा से आईएएस के लिए। उन्नति और स्थानांतरण पुनः निर्धारण कैसे होता है? पदोन्नति और उन्नति, स्थानांतरण तथा पूर्ण निर्धारण में अंतर है। उन्नति का संकेत है वेतन में वृद्धि। इसमें कार्यभार उत्तरदायित्व तो पदनाम नहीं बदलते। इसको प्रशासनिक पदोन्नति भी कहते हैं। उन्नति निम्न प्रकार से होती है। 3 प्रकार है इसके। पहला है स्वचालित उन्नति प्रणाली, पद पर सेवा की अवधि का आधारित। सेकंड है संप्रतिबद्ध उन्नति प्रणाली, कर्मचारी की कुशलता पर आधारित। थर्ड है अर्ध संप्रतिबंधित उन्नति प्रणाली, सेवा अवधि एवं कुशलता दोनों पर आधारित। स्थानांतरण का अर्थ है उसी श्रेणी में और उसी पद पर कार्यस्थल में परिवर्तन, यानी कि जो उसका पद है उसी पद पे उसके जो काम है उसमें परिवर्तन। दूसरे शब्दों में इसमें एक एजेंसी से दूसरी में चली जाती है, यानी वो क्या कहता है, इसमें जो सेवा एक एजेंसी से कहाँ चली जाती है? दूसरी में चली जाती है, किंतु पद तथा वेतन में कोई अंतर नहीं आता है। ना उसके पद में कोई बदलाव है, ना उसके वेतन में कोई बदलाव है। फिर भी किसी कर्मचारी का स्थानांतरण उसकी पदोन्नति की स्थिति में भी हो सकता है। इसको पदोन्नति पर हस्तांतरण कहते हैं। स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पदोन्नति पे स्थानांतरण कहते हैं, यानी उसके पद पे ही उसका बदलाव हो गया।
पुनर्निर्धारण का अर्थ उसी श्रेणी तथा उसी पद पर उसी एजेंसी में काम अर्थात परिवर्तन। इसमें उसी एजेंसी के भीतर पद और श्रेणी में परिवर्तन हुए बिना किसी काम का बदलना। अर्थ है पदोन्नति, उन्नति, स्थानांतरण और पुनर्निर्धारण से मूलतः भिन्न है, क्योंकि इस स्थिति में कर्मचारी के पद और पद स्थिति में आधारभूत परिवर्तन हो जाता है। पदोन्नति का सार उच्चतर कार्यभारों और उत्तरदायित्वों के पद पर पहुंचना है। वेतन में वृद्धि संयोगिक होती है और बुनियादी नहीं। सिद्धांत क्या है इसके? पदोन्नति 3 प्रकार के होते हैं, 3 सिद्धांत हैं इसके। वरिष्ठता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, वरिष्ठता योग्यता सिद्धांत। वरिष्ठता सिद्धांत सबसे पुराना है जो वर्तमान में भी प्रचलित है। वरिष्ठता का अर्थ है किसी कर्मचारी की सेवा अवधि। अतः इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति से करने में पूर्णतः क्रम का निर्धारण कर्मचारियों की सेवा अवधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी पद पर क कर्मचारी की सेवा अवधि ख कर्मचारी से अधिक है तो पदोन्नति का पात्र कर्मचारी क है। योग्यता सिद्धांत का अर्थ है कि पदोन्नति सबसे योग्य कर्मचारी की होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति करने में पूर्णतः क्रम का निर्धारण सेवा अवधि का ध्यान रखे बिना कर्मचारी की योग्यता और उपलब्धि के आधार पर किया जाता है। यानी योग्यता सिद्धांत में क्या होता है, जो सबसे अच्छा कार्य कर रहा है, जो योग्य व्यक्ति है, उसको ही क्या मिलती है? पदोन्नति मिलती है। उसका ये नहीं देखा जाता कि वो कितने समय से वहाँ पे काम कर रहा है, बस ये देखा जाता है कि हाँ उसने काम अच्छा किया है, तो उस आधार पर उसको क्या मिलती है? पदोन्नति। पदोन्नति के लिए प्रत्याशी की योग्यता को परखने और मूल्यांकन करने के लिए निम्न 3 उपाय अपनाए जाते हैं। फर्स्ट है विभागीय प्रमुख, पदोन्नति करने वाला प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन। सेकंड है पदोन्नति परीक्षा, लिखित या मौखिक। और थर्ड है कार्य कुशलता यानी सेवा श्रेणी क्रम। वरिष्ठता योग्यता सिद्धांत यह व्यवस्था देता है कि पदोन्नति का निर्णय सेवा अवधि तथा कर्मचारियों की योग्यता एवं उपलब्धियों दोनों के आधार पर होना चाहिए। आमतौर पर पहला सिद्धांत नीचे स्तरों पर और दूसरा सिद्धांत ऊपरी स्तरों पर और तीसरा सिद्धांत मध्य स्तर पर लागू होता है। समुचित पदोन्नति प्रणाली, साउंड प्रमोशन सिस्टम क्या है? WF विलोबी कहते हैं कि समुचित पदोन्नति के लिए निम्नलिखित को अनिवार्य माना जाता है। फर्स्ट है सरकारी सेवाओं में सभी पदोन्नतियों के लिए ऐसे मानक निर्देशों को अपनाना जो पदोन्नति के लिए अपेक्षित कार्यभारों और उत्तरदायित्वों को सामने लाते हैं। सेकंड है इन पदों का स्पष्ट वर्गों, श्रेणियों, श्रृंखलाओं और सेवाओं में वर्गीकरण। थर्ड है इस वर्गीकरण में राजनीति प्रकृति के पदों की बजाय सभी उच्चतर प्रशासनिक पदों को शामिल करना। फोर्थ है जहां तक संभव हो उच्चतर पदों को भरने के लिए अंदर से भर्ती के सिद्धांत को अपनाना। फिफ्थ है कर्मचारियों की पदोन्नति को तय करने के लिए योग्यता सिद्धांत अपनाना। सिक्स्थ है पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों को की सापेक्ष योग्यता के निर्धारण के लिए उपयुक्त उपायों की व्यवस्था करना। भारत में पदोन्नति प्रमोशन इन इंडिया किस प्रकार होता है? हमारे देश में पदोन्नति पद्धति के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर उल्लेख किया गया है। फर्स्ट है प्रभावी सिद्धांत वरिष्ठता के साथ योग्यता का है। जो प्रभावी सिद्धांत है वो वरिष्ठता के साथ उसकी योग्यता पे भी है। केंद्रीय वेतन आयोग सहित सभी सुधार समितियों तथा आयोगों ने पदोन्नति निर्धारण के लिए इसी सिद्धांत की सिफारिश की है। सेकंड है पदोन्नति करने वाला प्राधिकारी संबंध विभाग प्रमुख होता है।
परंतु उच्चतर पदों पर पदोन्नतियां लोक सेवा आयोग की सलाह पर की जाती है। थर्ड है, विभागीय स्तर की पदोन्नतियों हेतु प्रत्याशियों का चयन करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति या बोर्ड गठित की जाती है। फोर्थ है, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में स्पष्ट किया गया है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकतम 33.5 वरिष्ठ पदों को यानी राज्यों में कार्यरत अधिकारियों से भरा जाए। इस प्रकार की पदोन्नतियां प्रत्येक राज्य में गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य करता है। फिफ्थ पॉइंट है, भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि पदोन्नतियों के लिए गोपनीय रिपोर्ट की पद्धति के स्थान पर निष्पादन रिपोर्ट पद्धति लागू की जाए। सिक्स्थ है, पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को निम्न 5 श्रेणियों में रखा जाता है। कौन सा है? फर्स्ट है असाधारण, सेकंड है बहुत अच्छा, थर्ड है संतोषजनक, फोर्थ है उदासीन और लास्ट है बेकार। 7 पॉइंट है, पदोन्नति प्राप्त किए कर्मचारी को किसी भी उस प्राधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता जो उसे पदोन्नत करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ है। यह संविधान की धारा 311 में लिखित है। 8 पॉइंट है, भारत में वरिष्ठता का सिद्धांत सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1969 में स्वीकार किया था। 1793 के चार्टर एक्ट इसे उचित घोषित किया था और 1861 के आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस अधिनियम ने योग्यता सिद्धांत का भी अनुमोदन किया था। वेतन और सेवा शर्तें क्या है? किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों में सम्मिलित है वेतन भत्ते, समय समय पर वेतन बढ़ोतरी, अवकाश, पदोन्नति, सेवा काल या सेवा निष्कासन, स्थानांतरण, प्रतिनियोजन, विभिन्न प्रकार के अधिकार, अनुशासनात्मक कार्यवाही, छुट्टियां, काम के घंटे तथा पेंशन, भविष्य निधि उपदान जैसे सेवानिवृत्ति लाभ है। इस प्रकार इसके अंतर्गत वर्गीकरण, भर्ती और प्रशिक्षण के अलावा कार्मिक प्रशासन का पूरा क्षेत्र आता है। वेतन क्या है? इसे पारिश्रमिक, पार या तनख्वाह भी कहते हैं। जो उनको सैलरी मिलती है वो क्या है? वो वेतन है। आधुनिक राज्य में लोक सेवकों की कार्य कुशलता के लिए एक उचित और पर्याप्त पारिश्रमिक व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, लेकिन लोक सेवकों के वेतनमानों के निर्धारण के लिए कोई एक सिद्धांत नहीं है। वास्तव में वेतनमानों को तय करते समय अनेक सिद्धांतों का विचार किया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन। लोक सेवकों के वेतनमान तय करने का यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वेतन की दरें किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात पर आधारित नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में वेतनमान यानी काम के लिए होने चाहिए, न कि अलग अलग लोगों के लिए। काम जितनी ऊंची कोटि का हो उतना उसका पारिश्रमिक उतना ही ऊंचा और निम्न कोटि का उतना ही अधिक होना चाहिए। बाहरी रोजगार में अनुरूपता। सरकारी कर्मचारी के वेतनमान निजी क्षेत्र के वेतनमानों के उचित रूप से तुलनात्मक हो, अर्थात सरकारी कर्मचारियों को वेतन उस दर से मिलने चाहिए जो उसी परिस्थिति में बाहरी रोजगार से मेल खाते हो, अन्यथा समाज की प्रतिभा निजी क्षेत्र में चली जाएगी। डाक तार
कर्मचारियों के वेतनों के मामलों पर विचार करते समय ब्रिटिश के औद्योगिक न्यायालय ने अपने 1935 के निर्णय में इसी सिद्धांत का समर्थन किया था। नेक्स्ट है निर्वाह व्यय। सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर्याप्त और औचित्यपूर्ण होना चाहिए। उनका संबंध निर्वाह व्यय से होना चाहिए, परंतु निर्वाह व्यय सारे देश में एक समान नहीं होता, अपितु यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से ज़्यादा या कम होता है। कर्मचारियों के वेतनमान तय करते समय ऐसी क्षेत्रीय विभिन्नताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। निर्वाह व्यय में परिवर्तनों के साथ वेतनमानों को बदलना और समायोजित करना चाहिए। नेक्स्ट है देश की आर्थिक स्थिति। सरकारी कर्मचारियों को वेतन योजना देश की प्रति व्यक्ति आय से जुड़ी होनी चाहिए। सरकार की वित्तीय स्थिति देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे विकसित देशों में लोगों की कर भुगतान क्षमता भारत, ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों के लोगों से कहीं अधिक है। स्पष्ट है कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में लोक सेवकों के वेतनमान कहीं अधिक ऊंचे हैं। नेक्स्ट है राज्य एक आदर्श नियोक्ता। सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करते समय एक अन्य सिद्धांत का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्य को एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए। ब्रिटिश लोक सेवा पर टॉमनिल रॉयल कमीशन जो 1929 से 31 में आई थी ने आदर्श नियोक्ता शब्द की 3 भिन्न भिन्न व्याख्याओं का उल्लेख किया है। कौन सी है? फर्स्ट है आदर्श नियोक्ता वह है जो वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के मामलों में समाज के दूसरे नियोक्ताओं से आगे है। सेकंड है समाज में राज्य की अग्रिम श्रेणी के नियोक्ताओं में से एक होना चाहिए, इसके लिए उसका सबसे आगे चलना जरूरी नहीं है। थर्ड है यह अपने कर्मचारियों के प्रति राज्य के उत्तरदायित्वों पर जोर देता है, इसके परे और किसी पर नहीं। आदर्श नियोक्ता शब्द का सामान्य व्याख्या है कि अतः राज्य का होना चाहिए वह अपने कर्मचारियों के लिए वेतनमान निर्धारित करे तो निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए आदर्श काम करे। अगर वो अपने जो वेतनमान कर्मचारी के लिए कर रहा है तो उससे क्या करना चाहिए कि उन निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए आदर्श काम करने चाहिए उसे। नेक्स्ट है प्रभावशीलता बनाए रखना। सरकार को वेतनमानों का निर्धारण इस तरह करना चाहिए कि अपेक्षित योग्यताओं और क्षमताओं वाले कर्मचारी उसकी ओर आकर्षित हो सरकारी सेवा में बने रहें। ब्रिटिश में राज्य कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों के बारे में एंडरसन कमेटी 1923 ने इसी सिद्धांत पर जोर दिया। इसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि कुशल कर्मचारियों को भर्ती करने और बनाए रखने के लिए सरकार को उतना वेतन देना चाहिए जितना आवश्यक है। भारत में इस सिद्धांत को इस्लिंगटन आयोग यानी 1912 में नियोजित बताया था। अन्य सिद्धांत क्या है? वेतनमान तय करने में उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है सामाजिक सरोकार अर्थात उच्चतम और न्यूनतम वेतनों के बीच अंतर कम से कम होना चाहिए। सेकंड है सरकारी नीति को राजनीति विचारधारा और इसके आचरण पर आधारित होना चाहिए। थर्ड है विधान जैसे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम। फोर्थ है काम की जोखिमपूर्ण और खतरनाक प्रकृति। फिफ्थ है कर्मचारी यूनियन को सामूहिक सौदेबाजी के अपने सिद्धांत से सरकार पर दबाव डालती है। भत्ते
वेतन के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी अनेक प्रकार के भत्तों के अधिकारी हैं। इनका विवरण निम्न है। महंगा भत्ता यानी डीए, यह कीमतों और निर्वाह व्यय में बढ़ोतरी की पूर्ति के लिए दिया जाता है। मकान किराया भत्ता एचआरए, यह शहरों में मकानों के बढ़ते हुए किरायों के प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। यह उन कर्मचारियों के अतिरिक्त सबको दिया जाता है जिनको सरकार की ओर से आवास मिले हुए हैं। इसका भुगतान मूल वेतन और कार्यस्थल के संदर्भ में किया जाता है। सरकारी कर्मचारी के आवास का स्थान चाहे कोई भी हो सकता है। नगर पूर्ति प्रतिपूर्ति भत्ता, बड़े शहरों, यह बड़े शहरों में दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए दिया जाता है, जहां छोटे शहरों और कस्बों के मुकाबलों कीमतों में अधिक होती है। यह भी मूल वेतन और काम के स्थान के संदर्भ में बिना इस पर किए दिया जाता है कि कर्मचारी का आवास कहाँ है। नेक्स्ट है यात्रा भत्ता टीए, यह सरकारी काम पर यात्रा में आने वाले खर्चों को पूरा करने को दिया जाता है। इसके लिए कर्मचारी के वेतन के आधार पर इसकी 6 प्रवर्गों श्रेणियों में बांटा गया है। दैनिक भत्ता डीए, यह रहने, खाने और फुटकर खर्चों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। वाहन भत्ता सीए, यह उस कर्मचारी को दिया जाता है जिसे बहुत अधिक या अपने मुख्यालय से छोटी दूरी के लिए यात्रा करना जरूरी होता है, लेकिन जिसके लिए वह यात्रा भत्ते का दावा नहीं कर सकता है। अवकाश यात्रा भत्ता यानी एलटीसी, जो सरकारी कर्मचारी 1 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लेता है वह अवकाश यात्रा भत्ते का पात्र हो जाता है। ये उसे तथा उसके परिवार वाले को 2 वर्ष में एक बार अपने गृह नगर जाने के लिए मिलता है। इसके अलावा 4 वर्ष में गृह नगर जाने के लिए 2 में से 1 एलटीसी के बदले वह भारत के किसी भी स्थान पर जाने के लिए यह भत्ता ले सकता है। चिकित्सा भत्ता, सरकारी कर्मचारी अपने परिवार सहित निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकारी है। वह जो भी खर्च करेगा उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। इस इलाज के असाधारण खर्च की स्थिति में किया जाता है। बाल शिक्षा सहायता, इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को निम्न सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि बाल शिक्षा भत्ता, शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति और छात्रावास और आर्थिक सहायता। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर माध्यमिक कक्षाओं के लिए बाल भत्ते की दर 50 रुपये प्रति बालक है। 5वें वेतन आयोग ने इसे 100 रुपये करने की सिफारिश की है। वर्दी भत्ता, अपने सरकारी काम करते समय पुलिस, चपरासी जैसे कर्मचारियों के वर्गों को विशेष वस्त्र पहनने होते हैं, उनको विशेष वर्दी भत्ता दिया जाता है। प्रतिपूरक भत्ता, इसमें अग्रलिखित भत्ते आते हैं। संयुक्त परिवर्तीय प्रतिपूरक भत्ता, हानिकारक जलवायु भत्ता, आदिवासी क्षेत्र और दूरस्थ स्थान, सीमा क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, अशांत क्षेत्र भत्ता। 5वें वेतन आयोग की सिफारिश पर इन भत्तों को विशेष प्रतिपूरक भत्ते के अधीन रखना चाहिए। अवकाश का लाभ, क्या बेनिफिट होता है लीव का? सरकारी कर्मचारी को अनेक प्रकार के अवकाश लाभ भी प्राप्त हैं, परंतु छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी किसी भी छुट्टी को देने से इनकार कर सकता है और उसे वापस कर सकता है, लेकिन वह दे छुट्टी और उसकी प्रार्थना की गई है उस छुट्टी को कर्मचारी की प्रार्थना के सिवाय बदल नहीं सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार की छुट्टी लगातार 5 साल से अधिक के लिए
नहीं दी जा सकती है। विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है। आकस्मिक छुट्टी मूलतः यह अप्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने के लिए थोड़े समय के लिए दी जाती है। आकस्मिक छुट्टी पर गए कर्मचारी को ड्यूटी की अनुपस्थिति नहीं माना जाता, उसका वेतन रोका नहीं जाता। इसको विशेष आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी से नहीं जोड़ा जा सकता। 5वें वेतन आयोग ने एक कैलेंडर वर्ष में 8 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की सिफारिश की है। अर्जित छुट्टी, इसको विशेषाधिकार छुट्टी भी कहा जाता है। ये कर्मचारी को कुछ समय के लिए विश्राम करने के उद्देश्य से दी जाती है। कर्मचारी की छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी को पहले से जमा किया जाता है, जो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 15 से 15 दिन की 2 किस्तों में होती है। सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी की छुट्टी के मामले में अर्जित छुट्टी 180 दिन के लिए अन्यथा 120 दिन के लिए ली जा सकती है और यह 300 दिन तक अर्जित होती है, जिसका रिटायरमेंट पर भुगतान हो जाता है। अर्ध वेतन छुट्टी, ये छुट्टी उस समय के भी विकल्प के रूप में दी जाती है जब अर्जित छुट्टी जमा होती है। यह या तो मेडिकल प्रमाण पत्र पर दी जाती है अथवा निजी मामलों पर, इसलिए इसे बीमारी की या निजी मामलों की छुट्टी भी कहते हैं। हालांकि इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, फिर भी इनको 1933 में आधा वेतन छुट्टी योजना के साथ रखा गया। अध्ययन छुट्टी, यह उस कर्मचारी को स्वीकृत की जाती है जो उच्चतर सेवा का कोई विशेष कोर्स कर रहा होता है या ऐसा विशेषज्ञ व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण ले रहा हो जिसका उसके कार्यभार से प्रत्यक्ष एवं निकट का रिश्ता हो, अथवा जो लोक सेवक के रूप में उसकी सोच को व्यापक बनाने तथा क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। इस छुट्टी का पात्र वह होता है जिसने कम से कम 5 साल का सेवा काल पूरा कर लिया हो। 5वें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि अध्ययन छुट्टी एक बार में अधिक से अधिक 24 महीने की सिफारिश पर होना चाहिए 24 महीने की होनी चाहिए और सेवा के दौरान अधिकतम 36 महीने की होनी चाहिए। प्रसूति छुट्टी, यह उन विवाहित और अविवाहित महिलाओं की दी जाती है जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हों। इसमें पूरा वेतन दिया जाता है और इसे हर प्रकार की छुट्टी से जोड़ा जा सकता है। सभी वेतन वृद्धियों या पेंशन के लिए इसे सेवा में गिना जाता है। 5वें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि सेवा में गर्भाशय के दौरान प्रसूति छुट्टी कुल मिलाकर 135 दिनों के लिए 2 बार दी जानी चाहिए। यानी जो विवाहित महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती हैं उनके लिए क्या होता है, 135 दिन की छुट्टी मिलती है जो 2 बार दी जाती है। पैतृत्व छुट्टी, यह ऐसे पुरुष सरकारी सेवकों को उनकी पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिन के लिए दी जाती है जिनके जीवित बच्चे 2 से कम होते हैं। इसमें पूरा वेतन दिया जाता है और इसको किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। असाधारण छुट्टी, यह तब दी जाती है जब कोई और छुट्टी स्वीकार्य नहीं हुई हो अन्यथा अथवा कर्मचारी विशेष रूप से जब इसी छुट्टी की प्रार्थना करता है। स्थायी अधिकारी के मामले में यह 5 वर्ष से अधिक की नहीं दी जा सकती है, परंतु वह किसी सवैतनिक छुट्टी का अधिकारी नहीं होता है। अन्य छुट्टी, ऊपर लिखित छुट्टियों के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी परिवर्तित छुट्टी, विशेष अपंगता छुट्टी, चिकित्सालय छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, अन्य छुट्टी के अधिकारी भी होते हैं। सेवानिवृत्ति लाभ, रिटायरमेंट के क्या लाभ हैं? सेवानिवृत्ति लाभ के धन जुटाने के निम्न उपाय हैं।
फर्स्ट है अंशदायी पद्धति में कर्मचारी का योगदान पूरा होता है यानी वेतन कटौती के द्वारा। सेकंड है आंशिक अंशदान पद्धति में सेवानिवृत्ति लाभ की लागत में कर्मचारी और सरकार दोनों भागीदार होते हैं। थर्ड है गैर अंशदायी पद्धति में सेवानिवृत्ति लाभों की लागत केवल सरकार उठाती है। भारत में सेवानिवृत्ति के लाभों के निम्नलिखित रूप में प्रचलित है। पहला है पेंशन। किस रूप में है? पेंशन। यह सेवानिवृत्ति सरकार कर्मचारी को उसके शेष जीवन काल तक हर माह मिलने वाली धनराशि है। सभी मामलों में इसका परिकलन संपूर्ण औसत पारिश्रमिक के 50% के रूप में किया जाता है, परंतु यह न्यूनतम 1275 रुपये प्रति माह तथा सरकारी वेतन का अधिकतम 50% होना चाहिए। सारांश के लिए अधिकतम पेंशन 40% है। विभिन्न प्रकार की पेंशनें निम्न हैं। अधिवर्षिता पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो अधिवर्षिता के निश्चित अवधि अर्थात 58 से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ है, उसको कौन सी पेंशन दी जाती है? अधिवर्षिता पेंशन दी जाती है। सेकंड है सेवानिवृत्ति पेंशन उस कर्मचारी को दी जाती है जो सेवा के निश्चित अवधि को पूरा करने के बाद परंतु अधिवर्षिता की आयु पूरी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हुआ हो, यानी स्वैच्छिक अथवा समय पूर्ण सेवानिवृत्ति, उसे कौन सी दी जाती है? सेवानिवृत्ति पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट है असमर्था पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के कारण सेवानिवृत्ति हुआ हो, जिसके कारण सेवा करने के लिए वह स्थायी रूप से असमर्थ हो, उसे कौन सी दी जाती है? असमर्था पेंशन दी जाती है। फोर्थ है क्षतिपूर्ति पेंशन उस कर्मचारी को दी जाती है जिसका स्थायी पद समाप्त हो गया हो और उसी पद स्थिति के वैकल्पिक रोजगार का प्रबंधन संभव नहीं हो अथवा निचले पद की प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो, उसे क्या दी जाती है? क्षतिपूर्ति पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट है अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिससे दंड के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, उसे कौन सी दी जाती है? अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन। शिष्ट है अनुकंपा भत्ता उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसका बुरे आचरण के लिए सेवा से हटाया या निकाल दिया गया है, इसको भी पेंशन माना जाता है, परंतु ये धनराशि उस धनराशि के 2/3 से अधिक स्वीकार्य नहीं होती जो उसे क्षतिपूर्ति पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद मिलती है। नेक्स्ट है क्षति पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसको सरकारी कार्य के दौरान शारीरिक मानसिक क्षतिपूर्ति हुई है, इसको असमर्था पेंशन भी कहा जाता है। 8 है परिवार पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को परिवार को दी जाती है जिसका सेवाकाल में या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गई है, इसकी गणना कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन अथवा सरकार के अधिकतम वेतन से 30% के समान दर पर दी जाती है, उसे कौन सा दी जाता है? तो परिवार पेंशन भत्ता दिया जाता है। भविष्य निधि यह सेवानिवृत्ति लाभ का एक अन्य रूप है जो कर्मचारी को एक साथ एक मुफ्त दिया जाता है। सेवानिवृत्ति लाभ की इस आंशिक रूप से अंशदायी पद्धति में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है। उपदान यह कर्मचारी को उपदान में एक मुश्त से अदा की जाती है। यह तरह तरह की होती है जैसे कि सेवा उपदान, सेवानिवृत्ति उपदान, मृत्यु उपदान इत्यादि। छुट्टी भुनाना सेवानिवृत्ति कर्मचारी अपनी संचित और अर्जित छुट्टियों को सेवानिवृत्त होने तक 300 दिन तक के लिए भुना सकता है, यानी 5वां वेतन आयोग अतः कर्मचारी को इसके अंतिम वेतन के बराबर धनराशि एक मुश्त दी जाती है। बीमा लाभ
केंद्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना 1980 में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर 2 गुने लाभ वाली कम कीमत की अंशदायी बीमा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसकी अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर उसके संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक मुफ्त भुगतान करने की भी व्यवस्था की गई है। आज के लिए सिर्फ वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।